कर लें थोड़ा सा, और क्लास के ड्यूरिंग मैं या म्यूट कर दूंगा आप सभी को, नहीं तो आप यदि खुद म्यूट रखेंगे तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा, आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, आपको ही नहीं समझ में आएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उसको ध्यान रखें थोड़ा सा। तो दो चार हम जनरल बातें कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम एवरीवन। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसको हम बिगिनिंग से लेकर केपी एस्ट्रोलॉजी की जो ओरिजिनल कृष्णमूर्ति पद्धति है उसकी हम सभी बातें करेंगे। देर आर वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगह पर। आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो अपने अपने लोगों ने नियम बना रखे हैं, मैं कोई भी अपने नियम नहीं कराता। मैं जो ओरिजिनल जिन्होंने इसको बनाया है वही चीजें पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल एक भी चीजें अपनी तरफ से ना हटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा। हमारा ये कोर्स चलेगा अराउंड नियर अबाउट 30 क्लासेस, और जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल पर ज्यादा रहेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं चाहे क्लास में कराऊंगा नहीं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो हमारा हाइब्रिड वे में होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों के लिए हम क्लास में ज्यादा टाइम देंगे तो आप प्रेडिक्शन सीख पाएंगे। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केपी एस्ट्रोलॉजी आपको शुरुआत में थोड़ा टफ भी लग सकता है, ठीक है। ये सबसे आसान एस्ट्रोलॉजी है, मगर स्टार्टिंग में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आप अवेयर हो कि क्या चीज है। हालांकि उसके बगैर भी काम चल जाएगा। आप मैथमेटिकल पार्ट को बिल्कुल भी नहीं जाओगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ दिया होता है, मगर आपको एस्ट्रोलॉजी की आत्मा या सोल से वो होना है रूबरू, तो आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट को मैथमेटिकली पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। उसके लिए मैं आपको शुरू की 2-3 क्लासेस में बताऊंगा। एक ये है कि आपने यदि लाइव कोर्स ज्वाइन किया है तो आप क्लास में सभी लोग आएंगे। ये नहीं कि आप ऑन एंड ऑफ आपकी मर्जी है तब आ रहे हैं और इसके बाद आना बंद कर देते हैं, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। और कंटिन्यूएशन में रहिएगा आप। जो भी डिसकंटिन्यू कर देगा या जो सोचेगा मैं वीडियो देखकर काम चला लूंगा, वो केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता, उसको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे हमने तो उनसे किया था और हमें तो करना नहीं आया। करना आपको तभी आएगा जब आप लोग इसको करना चाहोगे, अपने आप नहीं आएगी ये। कि आप सोचो, ये सबसे सिंपल है, सबसे मैथमेटिकल है, सबसे एक्यूरेट है आपका। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिंदगी लगा दीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर पैदा नहीं हुआ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन दे पाए। नॉट ए सिंगल पर्सन इन इंडिया। कह सकते हैं, कह तो मैं भी सकता हूं, मगर प्रैक्टिकलिटी में वैदिक पाराशरी के बेस पर प्रेडिक्शन देना जस्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो लोग उसको पॉसिबल करते हैं वो वही लोग हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेते हैं। उसमें बरसों लगते हैं, 50 साल में आप थोड़ा सा सीख पाओगे, उससे कम में। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में हम 4 महीने के अंदर काफी हद तक प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ये हमारा 4 मंथ तक चलेगा मैक्सिमम कोर्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, कंटिन्यूटी रखिएगा। प्रैक्टिस आपके घर पे करिएगा, कोई और पर्सन आपको नहीं सिखा सकता, वो रास्ते बता सकता है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, हर एक क्लास का वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और हमारा इन दिस वन पर्टिकुलर बैच मेरे 5000 स्टूडेंट पूरे हो चुके हैं केपी के, तो उसके बाद वाले हैं। तो मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं और मैं आपको मेनली प्रैक्टिकल केपी एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा इस बैच के अंदर। कि आपको इवेंट को हम किस तरीके से देखेंगे कुंडलियों पर लगाकर। थ्योरी के लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा बीच बीच में कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप उसे देखकर ही नेक्स्ट क्लास में आए, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो बिगिनिंग में मैं थोड़े से एडवांटेज आपको गिना देता हूं और थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंस बता देता हूं आपको। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतने ज्यादा योग हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। हम दूसरे व्यक्ति को ज्ञान बांट सकते हैं, उसको हम इम्प्रेस कर सकते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे मैं नवांश भी देख सकता हूँ, मैं दशवांश भी देख सकता हूँ। ये प्लेनेट वहां पर उच्च का हो गया, ये प्लेनेट नीच का हो गया, इसका षटबल बढ़ गया। टर्म बहुत बढ़िया बढ़िया है, मगर उनको एक्यूमुलेट करने का तरीका किसी को नहीं आता कि उनको हम एक जगह पर किस तरीके से करके निष्कर्ष निकालें। तो वहां पे निष्कर्ष की प्रॉब्लम है। आप कितना भी कर लीजिए, कोई कितना भी क्लेम करता रहे, बाकी मैं आपको ये रियलिटी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो कृष्णमूर्ति जी के दिमाग के अंदर आया कि भाई ये तो कोई काम नहीं चलता है, कभी तो हमारी प्रेडिक्शन सही चली जाती है, कभी प्रेडिक्शन गलत चली जाती है। और देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 घंटे के अंदर हुआ है उन सभी की सेम कुंडली बनती है। जन्म कुंडली तो सेम बनेगी ना, आपकी लग्न 2 घंटे तक सेम रहती है,
तो 2 घंटे में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उनकी जन्म कुंडली सेम बनती है। तो क्या हम 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए हैं सबके लिए एक ही बात कहेंगे कि ये आईएएस ऑफिसर बनेंगे सारे, या ये सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे? मोदी जी जिस समय पैदा हुए थे उस 2 घंटे में सारे लोग पैदा हुए थे, लाखों। मगर कोई वहां पर मजदूर होगा और कोई वहां पर, और उसी हॉस्पिटल में पैदा होंगे 50, तो लोकेशन भी सेम, कुंडली एग्जैक्टली सेम बनी, मगर उन लोगों के साथ क्या हुआ, एक जैसा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, पाराशर जी ने कहा कि हम डिविजनल चार्ट बनाएंगे जी। चलो डिविजनल चार्ट बना लिए, उसमें अब नवांश को पकड़ लीजिए। अब नवांश भी 14 मिनट तक सेम रहता है। आपका जब जन्म हुआ उससे 14 मिनट तक सब लोगों का नवांश सेम है। अब नवांश को हमने पकड़ लिया और नवांश के बेस पे प्रेडिक्शन दे दी, तो 14 मिनट तक जितने भी लोगों को प्रेडिक्शन दी जाएगी वो सेम होगी। तो क्या 14 मिनट में जितने लोग पैदा हुए हैं एक जगह पर उनका फ्यूचर सेम होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तब फिर तीसरे, तो कृष्णामूर्ति जी ने कहा कि नहीं ये तो कोई प्रेडिक्शन आती नहीं है। तब उन्होंने क्या है उसको और माइन्यूट लेवल पर गए जिससे कि हम डिफरेंट कुंडलीज के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाए, अलग अलग कर पाए। फिर क्या था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। वहां पर देखिए, कभी हम प्लेनेट को उचका मान लेते हैं, कभी हम प्लेनेट को कंबस्टेड मान लेते हैं, कभी हम कह देते हैं कि ये छठे भाव में चला गया, 8वें भाव में चला गया, 12वें भाव में चला गया इसलिए खराब हो गया। फिर हम कह देते हैं ये इसकी युति हो रही है इसलिए खराब हो गया, और फिर हम कह देते हैं युति हो रही है इसलिए अच्छा हो गया। फिर हम कहते हैं नहीं जुपिटर बेनिफिक है मगर इस कुंडली के लिए मेलिफिक है। फिर हम कह देते हैं वीनस बेनिफिक है मगर इस कुंडली के लिए मेलिफिक है, मार्स मेलिफिक है मगर कुंडली के लिए बेनिफिक है। तो कोई किसी को समझ ही नहीं है कि इसको बेनिफिक लूं या मेलिफिक लूं। जैसे ही आप कहोगे ये तो इस कुंडली के लिए बेनिफिक है, आपके गुरुजी कहेंगे नहीं नहीं इसका नेचर मेलिफिक है, नेचर मेलिफिक है इसलिए इस व्यक्ति को बीमार कर दिया। वो कहेगा जी ये तो बीमार नहीं हुआ, इसकी तो बहुत तरक्की हुई, तो कहेगा नहीं ये बेनिफिक है इसलिए तरक्की हुई। तो वहां पर क्या करते हैं, फिटोलॉजी वर्क्स, हम फिट करने की कोशिश करते हैं उन निष्कर्षों को। ज्यादातर एक ही प्लेनेट को हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी उसको बेनिफिक मान लेते हैं, कभी मेलिफिक मान लेते हैं। तब हमें ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर इन सब चीजों से हम बचकर निकल पाए और कुछ निष्कर्ष पर निकल पाए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनमें से कोई भी चीज यूटिलाइज नहीं होती, सभी प्लेनेट इक्वल है। राजेंद्र जी प्लीज म्यूट कर लें, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ टाइमिंग। अभी इनिशियल पोर्शन मेरा अभी केपी एस्ट्रोलॉजी कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वाई केपी एस्ट्रोलॉजी हम कर रहे हैं। उस 5-10 मिनट में उस पर लूंगा, फिर हम बिगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि आप बार बार प्रश्न लेकर आओगे जो वैदिक पढ़कर आए हो, तो उन्हें मैं बता देता हूँ यहाँ कोई भी प्लेनेट उचका नहीं है, कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं है, कोई भी प्लेनेट मेलिफिक नहीं है, कोई भी प्लेनेट बेनिफिक नहीं है, कोई भी प्लेनेट कंबस्ट नहीं है, सब प्लेनेट इक्वल है। ठीक है, सारे प्लेनेट इक्वल हैं, किसी भी दो प्लेनेटों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर हम दूसरा क्या है कि इसके अंदर बिल्कुल सटीक मेथड है, आप किसी भी चीज के बारे में होगी या नहीं होगी जिसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। 3 आपके फैक्टर्स होते हैं प्रेडिक्शन देने में। सबसे पहले एक कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी इवेंट के होने का और नहीं होने का प्रॉमिस है या नहीं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रॉमिस डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी के D1 चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, फिर हम नवांश को पकड़ लेते हैं, नवांश में मिल जाएगा प्रॉमिस। और सपोज आपका प्रोफेशन देख रहे हो तो वो D10 पर चले जाते हैं, अब कहीं कहीं तो प्रॉमिस दिख ही जाएगा। तो प्रॉमिस डिसाइड करना वैदिक के अंदर डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 22 होगा, 0 होगा, क्या होगा, यहाँ पर कोई भी आपका डिस्प्यूट नहीं है, क्लियर कट कंसेप्ट है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज से बिल्कुल भी वो नहीं करना है, मोर एक्यूरेट है। दशाओं का भी यहाँ पर एनालिसिस एक्यूरेट है। यहाँ पर दशाओं का उस तरीके से नहीं देखते। वैदिक के अंदर दशाओं में क्या दिक्कत आती है, ये 212 पोजीशन है, इसका षटबल कम है, इसका वो कम है, ये मित्र ग्रह है, और ये 9th लॉर्ड की दशा है, ये 5th लॉर्ड की दशा है, ये 2nd लॉर्ड की दशा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि किस लॉर्ड की दशा आप देख रहे हो, सारे प्लेनेट की दशा इक्विवेलेंट है। केवल हमें ये भर देखना है वो किन भावों के रिजल्ट देने की स्थिति में है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी यहाँ पर देखना नहीं होता। गोचर भी यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से लगाया जाता है, तो सारी टेक्निक इसके अंदर डिफरेंट है और सबके हमें बिल्कुल एक्यूरेट कंक्लूजन्स यहाँ पर निकलेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर।
केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप इस बैच में काफ़ी स्टूडेंट नए हैं। मेरा नाम डॉक्टर महेश जोशी है और मैं सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ काफ़ी लंबे समय से। 1990 से मैं टीचिंग में हूँ। तो कोई भी ऐसी एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो नई पढ़ाई ऑन ऑफ करता रहता हूँ, कभी कोई छोड़ देता हूँ, दूसरी पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से मैं पढ़ाने का मुझे शौक है। कुंडली में कोई देखता नहीं हूँ तो आप कोई भेजना मत, ठीक है? वो आप कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे तो अल्टीमेटली मैं आपको नो नहीं करूंगा, मगर हाँ वो देखूंगा भी नहीं। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कुंडली देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ आती हैं, इसलिए मैं देखता नहीं हूँ। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, उसका आंसर मैं जरूर दे दूंगा आपको। पर वो आपका फंडामेंटल कंसेप्चुअल डाउट होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि जिसमें मुझे कुंडली देखनी पड़े। उसका आंसर मैं दूंगा। आप मेरे से डाउट किसी भी तरीके का, किसी भी एस्ट्रोलॉजी का पूछोगे, तो या तो मुझे आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं, बिगिन विद केपी एस्ट्रोलॉजी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को बेसिक राशि भाव प्लैनेट वगैरह सभी को आता होगा। नहीं आता है तो मैंने आपको 4 वीडियोस दिए थे, वो 4 वीडियोस आप सभी लोगों ने देख लेने हैं, क्योंकि मैं क्लास में टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। क्लास के अंदर हम यूजफुल काम करेंगे केवल, जो आपको प्रेडिक्शन सिखाएगा। तो देखिए, आपको मालूम है कि एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, सभी को पता है। 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। एक लग्न होती है, और आपका इसके बाद लग्न के बेस पर कुंडली में राशियों को रखा जाता है। आपकी लग्न जो भी है उसे पहले भाव में रख दिया जाता है। फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द लग्न। और लग्न आपकी सपोज 5 नंबर लग्न है, तो आप वहां से पहले भाव से 5 से स्टार्ट करोगे, और उसके बाद 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम रखेंगे। तो आपकी किसी भी व्यक्ति का जो फ्यूचर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो लग्न प्ले करती है। लग्न से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्यों प्ले करती है? लग्न ही आपकी कुंडली बनाती है। आपकी लग्न बदलते ही आपकी पूरी कुंडली का गेम बदल जाता है, कंप्लीट। उसी दिन आप पैदा हुए, जिसकी लग्न 4 है उसके अलग अलग प्लेनेट अलग अलग भावों के अंदर होंगे। मगर जिसकी लग्न 5 होगी उसी टाइम पर, तो उसकी क्या हो गया, कुंडली कंप्लीटली मॉडिफाई हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो आपकी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, वो लग्न है। लग्न क्या होती है? हमारा जब भी बर्थ होता है उस समय पर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आज की क्लास जनरली होगी, ठीक है? मैं इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम स्पेसिफिक करेंगे। तो मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज लग्न एंड ऑल दिस। तो मैं अभी शेयर करूंगा स्क्रीन, और आपके कोई डाउट्स हो तो आप नोट कर लेना। इन बिटवीन क्लास में कोई डाउट्स नहीं लेता। एंड ऑफ द क्लास मैं आप सभी को अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप 1 बाई 1 हैंड रेज करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनके सभी के आंसर हम क्लास के एंड में देंगे, जितने भी डाउट्स हैं। तो आप नोट कर लेना। ये वही पीडीएफ है जो मैंने आपको शेयर कर दिया था। तो ये हमारा एक जन्म कुंडली होती है, और कुंडली के अंदर इस तरीके से हम बनाते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। इस पर्टिकुलर हाउस को हम असेंडेंट या लग्न बोलते हैं। ये हमारा सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरीके से लिखा जाता है। असेंडेंट जो भी होता है उसके बेसिस पर आपकी पूरी कुंडली फॉर्म होती है। सपोज आपके जन्म के समय पर ये आपका कन्या राशि या वर्गो राइज कर रही थी ईस्टर्न डायरेक्शन में, उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पर हम 6 नंबर लिख देंगे, इसके बाद 7 8 9 10 11 12, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज जन्म के समय पर यहाँ पर लियो साइन या सिंह राशि राइज कर रही थी आपकी, जिसे हम आपकी लग्न बोलते हैं, तब यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो ये लगने से आपका सारा गेम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? जब यहाँ पर 6 है तो देखिए इस जगह पे 12 साइन होगा।
यहाँ पर 11 साइन होगा। तो आपके प्लेनेट रोटेट हो जाते हैं, प्लेनेट की पोजीशन बदल जाती है। जो प्लेनेट 7वें भाव में है, यदि लग्न बदल जाएगी तो वो प्लेनेट हो सकता है 8वें भाव में चला जाए, वो प्लेनेट आपके 6ठे भाव में चला जाए। तो प्लेनेट जब अलग अलग भावों में जाते हैं तो आपको मालूम है वो हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में उनके रिजल्ट या परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि प्लेनेट किस भाव में बैठा हुआ है। केपी एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, पाराशरी में उतना नहीं है, मगर केपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं कि प्लेनेट किस पर्टिकुलर भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भाव बदल जाएगा जैसे ही असेंडेंट बदलेगी, क्योंकि ऑन ए गिवन डे, जैसे आज का दिन मैं मानूं तो सभी ग्रहों की राशियां तो फिक्स है आज के दिन। जो गोचर में जितने भी प्लेनेट हैं, लाइक जुपिटर आपका जेमिनाइन में ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न आपका पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, इसी तरीके से आपके और भी सभी प्लेनेटों की राशि, राहु केतु सभी फिक्स हैं। मगर आप दिन के अलग अलग समय पर जाएंगे तो आपकी असेंडेंट अलग अलग होगी। असेंडेंट अलग अलग होगी तो वो प्लेनेट आपकी अलग अलग भावों के अंदर होंगे, अलग अलग लोगों की कुंडलियों में। तो जैसे ही प्लेनेट का भाव बदलता है, आपका पूरा फ्यूचर बदल देता है वो प्लेनेट। एक ही ग्रह सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके के परिणाम देगा। इसलिए यहाँ पर असेंडेंट को सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली असेंडेंट के बेस पर बनती है। ये आपका पूरा जोडियक है जिसे हम भचक्र बोलते हैं। ये स्काई के अंदर ये सभी आपकी जो राशियां हैं या प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपका पूरा भचक्र है या जो जोडियक होता है, ये एक्चुअली आपका इक्वेटर से 6 अराउंड 17 या 18 डिग्री ऊपर नीचे होता है। 9 डिग्री अबव एंड 9 डिग्री नीचे जितने भी है आपका सेलेसियल इक्वेटर होता है, उससे 9 डिग्री अबव एंड 9 डिग्री बिलो आपके सारे के सारे प्लेनेट अवेलेबल होते हैं। उससे बियॉन्ड कोई भी प्लेनेट अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर स्काई के अंदर ये सभी राशियां होती हैं। राशियां एक्चुअली कुछ नहीं है, दे आर द, आप कह सकते हो तारों के झुंड है एक तरीके से। लाइक एरी साइन है तो ये कुछ एक स्टार मिले होते हैं, और ये स्काई के अंदर इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती कभी भी, राशियां फिक्स हैं। आपके स्काई के अंदर जो राशियां हैं जितनी जहां पर हैं वही है, क्योंकि आपको पता है कि स्टार चलते नहीं है, तारे चलते नहीं है, स्टार से मिलकर ही राशि बनती है। तो ये राशियों की पोजीशन स्काई के अंदर सभी की फिक्स होती है। एरीज जहां पर है वहीं रहेगी, टॉरस जहां पर है वहीं रहेगी, जेमिनाई जहां पर है वहीं रहेगी। इस तरीके से स्काई के अंदर, ये जोडियक के अंदर, ये सारी की सारी आपकी 12 राशियां स्थिर होती हैं। मगर आपके प्लेनेट लगातार चलते रहते हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनमें आपके जो जिन्हें हम प्लेनेट बोलते हैं वो है केवल आपका मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, और बाकी ग्रह हैं। ग्रह और प्लेनेट के अंदर अंतर होता है। इंग्लिश वर्ड प्लेनेट अलग होता है, जो हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रह पढ़ते हैं वो अलग होता है। ग्रह के अंदर आपका मून भी आ जाता है, जो कि एक्चुअल में कोई प्लेनेट नहीं है। ग्रह के अंदर सूर्य भी आता है, जो कि एक्चुअल में स्टार है, प्लेनेट नहीं है। ग्रह हम उन्हें भी मानते हैं, राहु और केतु को, जो कि एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट नहीं है। ग्रह को ज्योतिष में ये बोलते हैं जो भी आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर जो भी अपना असर डालते हैं अर्थ के ऊपर, उन्हें हम एस्ट्रोलॉजी में ग्रह बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ग्रह हैं, और इनको प्लेनेट से, इंग्लिश वर्ड प्लेनेट से इनका कोई बहुत मीनिंग नहीं है। तो टोटल आपके 9 ग्रह होते हैं जिन्हें हम नवग्रह बोलते हैं। आपका नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस भी होते हैं, जिसे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, मगर केपी और पाराशर एस्ट्रोलॉजी में इसे यूज नहीं करते। तो होता क्या है कि आपके प्लैनेट लगातार मूव कर रहे होते हैं। जैसे अभी पाइसेस आपको पता है, आपका शनि यहाँ पर चल रहा है। तो एक्वेरियस के बाद शनि इसके अंदर एंटर होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद वो एरीज में जाएगा, फिर टॉरस में जाएगा, और लगातार चलता चला जाएगा। तो हर एक प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करता है, और ड्यूरिंग मोशन कभी कभी वो रिलेटिव मोशन की वजह से आपको पीछे चलता हुआ नजर भी आएगा। एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट पीछे नहीं चलता, सभी प्लेनेट आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर हमें कुछ, जैसे आप देखते हो कि जब दो ट्रेन पैरेलल चल रही होती हैं, तो जो आपकी फास्ट ट्रेन है उसके कंपैरिजन में स्लो ट्रेन आपको पीछे जाती हुई नजर आती है। एक्चुअल में दोनों ट्रेन आपकी आगे ही बढ़ रही होती हैं, मगर क्योंकि हम फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं इसलिए वो पीछे की तरफ आपको चलती हुई नजर आएंगी। इसी वजह से कुछ प्लेनेट आपको कई बार पीछे चलते हुए नजर आते हैं। जैसे अभी जुपिटर आपको मालूम है जेमिनी साइन में ट्रांजिट कर रहा है, और जुपिटर आपको पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, वो टॉरस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जब कोई प्लेनेट आपको पीछे चलता हुआ नजर आए, पहली बात, कोई भी प्लेनेट पीछे नहीं चलता।
सारे प्लेनेट आगे की तरफ ही चलते हैं, मगर हमें अर्थ से वो पीछे चलते हुए नजर आते हैं। उस मोशन को हम रेट्रोग्रेड या वक्री मोशन बोलते हैं। तो कुछ प्लेनेट की मोशन डायरेक्ट हो सकती है और कुछ की आपकी वक्री हो सकती है। वक्री का मतलब वो अर्थ से आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में सभी प्लेनेट फॉरवर्ड जाते हैं। तो प्लेनेट की जो नेचुरल मोशन है कि वो एरीज से टॉरस में जाएगा, टॉरस से जेमिनी में जाएगा, कैंसर में जाएगा, इस तरीके से जाता है, जिसे हम उसकी डायरेक्ट मोशन बोलते हैं। और यदि वो आपको बाय द वे बैकवर्ड जाता हुआ नजर आए तो उसको हम फिर रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। दो आपके बिंदु हैं जो कि आपका जिस पाथ पर मून रिवॉल्व करता है और जिस पाथ पर आपका सन रिवॉल्व करता है, दो पाथ हैं। वो पाथ एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर कट करते हैं, जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उन पॉइंट को हम एक्चुअली, दो पॉइंट हैं, उन्हें रेस्पेक्टिवली राहु और केतु बोलते हैं। राहु और केतु और कुछ भी नहीं है, ये कोई बॉडी नहीं है, ये ग्रह भी नहीं है, ये छाया ग्रह है। और राहु और केतु ऑलवेज आपके बाकी सभी ग्रह फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। राहु केतु पीछे ही चलते हैं, हमेशा पीछे चलते हैं। यदि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कुछ समय के लिए वो स्थिर भी हो जाते हैं और एक दो दिन के लिए वो डायरेक्ट भी होते हुए नजर आते हैं, मगर वो विपरीत दिशा में चलते हैं बाकी सभी ग्रहों से। इसलिए उनकी जो मोशन है उसको रिवर्स मोशन बोलता हूं मैं उसको रेट्रोगेट नहीं बोलता। और केपी में आपको उसे रेट्रोगेट मानना भी नहीं है, ध्यान रखना। राहु केतु रेट्रोगेट नहीं मूव करते, राहु केतु रिवर्स मूव करते हैं। रेट्रोगेट उस मोशन को कहा जाता है जिसमें प्लेनेट की एक्चुअल में मोशन कुछ है। जैसे आपका अभी जुपिटर है, एक्चुअल में आगे की तरफ जा रहा है, मगर हमें वो पीछे चलता हुआ नजर आए, विपरीत दिशा में चलता हुआ नजर आए, वो भ्रम है हमारा। एक्चुअली भ्रम की वजह से हमें विपरीत जो भी ग्रह चलते हुए नजर आते हैं उनकी मोशन को हम वक्री मोशन बोलते हैं। राहु केतु की मोशन को पाराशर जी ने भी वक्री लिखा है, वो सही नहीं लिखा है, वो रिवर्स है, विपरीत दिशा की मोशन है वो। क्योंकि वक्री वो नहीं होते, वो चलते ही वैसे हैं, उनकी नेचुरल मोशन बाकी ग्रहों से अपोजिट है। और क्योंकि राहु केतु क्या है, अपने आप में कोई भी ग्रह नहीं है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये बिंदु आपको नजर आ रहा है, यहाँ से मैं सपोज कोई एक स्कूटर या कार लेकर आगे निकल के जाता हूँ, आगे निकल के जाऊंगा तो ये क्या होगा, जैसे जैसे मेरी कार आगे बढ़ती जाएगी ये बिंदु मुझे पीछे होता हुआ नजर आएगा। तो राहु केतु के केस में ऐसा ही होता है, कार हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है तो ये बिंदु हमें पीछे होता हुआ नजर आएगा। इसलिए राहु केतु बिंदु हैं केवल जो कि आपको पीछे की तरफ खिसकते हुए नजर आते हैं, इसलिए उनकी मोशन को अक्सर लोग रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं, मगर वो आपकी रिवर्स मोशन होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु की मोशन को रेट्रोगेट मोशन नहीं लेंगे, उनकी मोशन को हम रिवर्स मानकर चलेंगे। तो जहां पर भी हम रेट्रोगेट प्लेनेट कंसीडर करेंगे, राहु केतु को नहीं कंसीडर करेंगे इन केपी एस्ट्रोलॉजी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये मैं ऑलरेडी यहां पर आपको बता चुका हूं कि ये जो भी जोड़ी है किसे बेल्ट about 9 degree north and 9 degree south of encircling the heavens within which are all the planets have their movements। तो 9 डिग्री अबव, यहां से यदि मैं एक एक्सिस बना दूं तो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री लोअर है, ये हमारा एक तरीके से इक्वेटर है, सेलियसियल इक्वेटर यदि मैं बना देता हूं यहां से स्ट्रेट लाइन, तो ये सारे के सारे जितने भी प्लेनेट है 9 डिग्री अबव और 9 डिग्री बिलो, अराउंड 17 टू 80 डिग्री 18 डिग्री के उसमें पोर्शन के अंदर, कर्व के अंदर, ये सारे के सारे आपके प्लेनेट चलते हैं एक राशि से दूसरी राशि के अंदर। ये आपका पूरा जोडिएक है जिसे हम बचक्र बोलते हैं, सारी की सारी 12 राशियां स्काई के अंदर, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा असेंडेंट का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका जोडिएक है, ये हमारी यहाँ पर अर्थ है, यदि मैं इसको देखता हूं तो देखिए ये अर्थ है। अब अर्थ के दो तरीके की मोशन होती है, ये सूर्य है तो अर्थ एक सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करती है और इस मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। जब अर्थ एक सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा देती है कंप्लीट, जहां पर है वहां से वहां जाएगी, वो आपका अराउंड 365.5 डेज के अंदर करती है, 365.14। तो उस पर्टिकुलर उस टाइम को हम एक साल बोल देते हैं, अर्थ रिवॉल्व करती है। ये इस तरीके की मोशन को इसकी ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ दूसरे तरीके की मोशन होती है अर्थ की,
और दूसरी मोशन में हम क्या करते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, आपको मालूम है। वो अपनी एक्सिस पर जो मूव करती है उसको हम एक्चुअली स्पिन मोशन भी बोल सकते हैं। अपने खुद के जगह पर, एक ही जगह पर मूव करती है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, ये सूर्य तो अपनी जगह पर है, मगर ये अर्थ रिवॉल्व करती है तो क्या होगा, अर्थ का एक पर्टिकुलर पोर्शन सूर्य की तरफ जहां पर होता है उस जगह तो आपको दिन दिखाई देता है, और जो सूर्य से दूर होता है जो पोर्शन, उस जगह पर आपको रात नजर आती है। तो आपका 24 आवर के अंदर आपकी अर्थ सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर जाती है। 24 आवर में एक पूरा राउंड लगा लेती है 24 घंटे के अंदर सन के अराउंड, जिसको हम डे एंड नाइट या एक होरा बोल देते हैं, पूरा अहोरात्रि, दिन और रात्रि का जो कॉम्बिनेशन है कंप्लीट, तो इसको अहोरात्रि बोलते हैं, नॉट होरा। तो वो आपका एक 24 आवर के अंदर एक पूरा राउंड लगाती है। तो 24 आवर के अंदर जब राउंड लगाती है तो देखिए क्या होता है, आपकी अर्थ की जो भी पोजीशन है, ये अर्थ की पोजीशन सपोज मैं मानता हूं, और अर्थ की एक डायरेक्शन होती है, हम जहां पर भी होते हैं उसका एक ईस्टर्न ओरिजन होता है, पूर्व दिशा, दिस इज ईस्टर्न ओरिजन सपोज। तो जैसे अर्थ का मैं ये पॉइंट मानूं, जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने रेड मार्क किया है, या मैं देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ग्रीन मार्क कर देता हूं समझाने के लिए। ये मैंने एक पॉइंट ग्रीन मार्क कर दिया, रुकिए। अब इस अर्थ को रिवॉल्व करोगे तो देखिए ये आप हो, तो ये जैसे जैसे अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करेगी तो ग्रीन पॉइंट अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका सपोज इस समय पर जिस व्यक्ति का बर्थ हुआ है, तो इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में कन्या राशि राइज कर रही थी। तो राशि आपको जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो नीचे से ऊपर होती हुई दिखाई देती है, और वो करीब करीब 2 घंटे में पूरी राशि क्रॉस हो जाती है। तो ये जो बिंदु है यहां से शुरू होगा कन्या राशि से, और 2 घंटे के अंदर अंदर अर्थ रोटेट करके यहाँ पर पहुंच जाएगी। और आपकी इस ड्यूरेशन में, ये इसकी ड्यूरेशन होती है अराउंड 2 आवर, और ये कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका, अलग अलग असेंशन होता है राशियों का। कुछ राशियां थोड़ी बड़ी भी होती हैं 2 घंटे से, और कुछ कम भी होंगी। तो यहां पर क्या होगा, 2 आवर के बाद ये आपकी ये पॉइंट आपका इस तुला राशि के सामने पहुंच जाएगा। तो अब ईस्टर्न ओरिजन पे जो राशि राइज करेगी वो तुला राशि होगी। अगले 2 घंटे तक जो राशि राइज करने वाली है, यहाँ पे एंटर हुई अर्थ, और अर्थ आपकी रोटेट करती चली जा रही है, और ये तुला राशि नीचे से ऊपर बढ़ती चली जा रही है, और 2 घंटे के अंदर ये पूरी तुला राशि ऊपर आ जाएगी स्काई में। और अब इसके बाद वहां पर आपको वृश्चिक राशि दिखना शुरू होगी। इस तरीके से 24 घंटे के अंदर अर्थ जब रोटेट करती है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, उसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में सारी की सारी मेष राशि से लेकर आपकी मीन राशि तक सभी 12 राशियां राइज करती हैं। तो एक दिन के अंदर अलग अलग समय पर जो लोग बॉर्न होते हैं उनकी अलग अलग लग्न होती है। हर एक राशि ईस्टर्न ओरिजन पर अराउंड 2 आवर के लिए राइज करती है। तो एक गिवन 2 आवर के लिए आपका जनरली देखिए मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, ध्यान रखिएगा, सनराइज है, जैसे अभी आप देखोगे सूर्य इस समय पर आपका ये एक्वेरियस साइन के अंदर चल रहा है, और कुछ दिन के बाद वो पाइसेस में आ जाएगा 15 मार्च के आसपास, कुंभ राशि में चल रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये सूर्य आपका कुंभ राशि में चल रहा है, तो सन जब राइज होगा उस समय पर आप देख लेना कुंभ राशि राइज हो रही होगी। सुबह 6-7 बजे सनराइज होगा, उस समय पर कुंभ राशि राइज होगी, और 2 घंटे के बाद आपकी ईस्टर्न ओरिजन पर मीन आएगी, फिर 2 घंटे के बाद मेष आएगी, और फिर 2 घंटे के बाद वृष आएगी, और इस तरीके से लोगों की लग्न बदलती जाती है। तो जो सुबह सुबह जो भी व्यक्ति पैदा होगा आज के दिन, उसकी मोस्ट प्रोबेबली कुंभ लग्न होगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, 2 घंटे बाद जो पैदा होगा, सपोज सनराइज 7 बजे हुआ तो 7 से 9 बजे तक आपकी कुंभ राशि राइज करेगी, फिर 9 से 11 बजे तक मीन राशि राइज करेगी, और 11 से 1 बजे तक मेष राशि राइज करेगी, क्योंकि जो ईस्टर्न ओरिजन पर ये राशि आपकी ऊपर आएगी, जिसे हम लग्न बोलते हैं। और लग्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी व्यक्ति की लग्न क्या है, उसके बेस पर उसका बात व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नेचर, इन सभी चीजों को हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो पूरी जन्म कुंडली है वो किस तरीके से बनेगी, ये भी आपकी लग्न पर डिपेंड करती है। तो लग्न का मतलब यह है कि हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, और ईस्टर्न पार्ट पर राइज, अर्थ के रोटेट होने की वजह से राशियां तो फिक्स हैं सारी, बचक्र के अंदर कन्या राशि जहां है वही है, तुला राशि जहां है वही है। जैसे ऐसे मान के चलिए एक ट्रेन चल रही है,
एक ट्रेन चल रही है तो बॉम्बे से ट्रेन चलना शुरू हुई, तो बॉम्बे जहाँ है वहीं है, जब तक बॉम्बे है तब तक उस व्यक्ति की लग्न बॉम्बे होगी, फिर वो आगे बढ़ के कहीं दूसरे सिटी की तरफ चली जाएगी, और वो सिटी जब आएगा तो एक तरीके से वो भी आएगा, वो फिक्स है, क्योंकि इसी तरीके से आपकी अर्थ एक ट्रेन की तरह लगातार चलती रहती है, और जब उसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी राशि आती जाती है, उस समय पर लोगों का जिनका भी जन्म होता है उसे उस व्यक्ति का हम असेंडेंट बोल देते हैं। तो एक 24 घंटे के समय में सभी की सभी 12 असेंडेंट राइज होती ही होती है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। एक असेंडेंट की एवरेज ड्यूरेशन 2 आवर मानी जाती है, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, तो एवरेज वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दिन में 12 सारी लग्न आपकी राइज होती है, 12 राशियां राइज होती हैं आपके ईस्टर्न ओरिजिन पर, तो इसलिए आपकी जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 2 आवर है। ये आपको पता है सारी राशियों के अलग अलग सिंबल्स हैं, राशियों के नाम वगैरह हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप सभी जानते होंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर डिवीजन ऑफ जोडिएक, जिसको हम बचक्र बोलते हैं। आपका ये यदि हम इसको एक सर्किल की फॉर्म में ड्रॉ कर लें मैथमेटिकली, तो ये सर्किल आपका पूरा सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओवरऑल यदि हम सेंटर पे सर्किल के पर एंगल बनाए तो ये 360 डिग्री एंगल बनता है। तो बचक्र को 12 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, राशियां बराबर होती हैं, सभी 12 राशियों को इक्वल पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका इसके अंदर जोडिएक के अंदर। तो इसको हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो हर एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। तो यहाँ पर सभी राशियां होती है, 0 डिग्री से हम शुरू करते हैं सबसे पहले राशियों में। तो 0 डिग्री से शुरू होती है मेष राशि, जिसे हम एरीज बोलते हैं, और ये आपका 30 डिग्री कट होता है। इसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री होने पर आपकी एरीज खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट 30 डिग्री आपकी टॉरस आती है, फिर मतलब टोटल ओवरऑल हम यहाँ से 0 डिग्री लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री पहुंच गए। अब आपका टॉरस खत्म हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट 30 डिग्री आपकी जेमिनाइन होगी, फिर नेक्स्ट 30 डिग्री आपकी कैंसर होगी, और इस तरीके से हर एक राशि को इसमें बचक्र के अंदर 30 डिग्री एलोकेट किया हुआ है। फॉर सिंपलिसिटी हम स्टार्टिंग करते हैं ऑलवेज आपका एरी साइन से या मेष राशि से 0 डिग्री से। सो एज वी नो इन मैथमेटिक्स सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री when this circle is divided into 12 equal parts of 30 degrees, each part is called a sign और राशि। तो इस सर्किल को हम जब 30 डिग्री के 12 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को हम एक साइन या राशि बोलते हैं। Each division is called a राशि, each राशि is designated one planet as its lord। आपको मालूम है इन सभी राशि के अलग अलग लॉर्ड होते हैं, और लॉर्डशिप आपको सबको मालूम होगी आई होप। दूसरे तरीके से देख लेते हैं उसी को, डिवीजन ऑफ 12 राशियां। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, कई सारी चीजें बोलूंगा कि ये आपको मालूम होगा, आप में से यदि किसी को भी नहीं मालूम है तो वो मेरे से पूछ जरूर ले। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो सबको आता ही है, और जिसको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको करा दूंगा, अलग से करा दूंगा या क्लास के एंड में करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से कोई चीज आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका पूरा बचक्र या जोडिएक है 360 डिग्री का, इसको मैंने यहाँ से शुरुआत की है 0 डिग्री से, तो ये 30 डिग्री पर एक कट लगा दिया है, फिर 60 डिग्री पर लगा दिया है, फिर 90 डिग्री पर, और इस तरीके से 30 डिग्री से हम शुरू हुए। तो आपका जो एरीज साइन है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, हम हमेशा 0 डिग्री से ही मानेंगे उसको, आपकी कुंडलियों में भी एरीज साइन को 0 डिग्री से मानेंगे। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक एरीज है, इसके बाद 30 से 60 डिग्री आपका टॉरस है। आगे मैं बताऊंगा आपको, जब भी किसी प्लेनेट का हम लॉन्गिट्यूड निकालेंगे जिसे हम भोगांश बोलते हैं हिंदी में, यदि वो आपका 30 से 60 डिग्री में भोगांश आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा ये टॉरस उसमें है प्लेनेट। यदि 60 से 90 है तो आपको समझना पड़ेगा ये जेमिनी साइन के अंदर प्लेनेट है, और 90 से 120 है तो आपको समझना पड़ेगा ये कैंसर के अंदर है। तो इस तरीके से आपके 30 डिग्री इनको एलोकेटेड है, और यदि आपसे कह दिया जाए कि एक प्लेनेट इज एट 330 डिग्री तो 315 डिग्री, तो हमें पता लगना चाहिए वो किस पर्टिकुलर साइन के अंदर होगा प्लेनेट। तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू हुए हम 30, 60, 90, आपको 30 की टेबल पता हो या 3 की टेबल पता हो, 0 से 30 डिग्री तक आपका एरीज होगा, 60 डिग्री तक टॉरस होगा, 90 तक जेमिनाइन होगा। तो आपको कोई भी राशि पता करनी है, कोई भी एंगल है वो किस राशि में आएगा वो आपको मालूम होना चाहिए। कि सपोज 210 डिग्री आ रहा है, 220 आ रहा है, तो 220 का मतलब देखिए 210 तक आपकी लिब्रा खत्म हो जाएगी,
210, 37 जा 210, तो 7 साइन खत्म हो जाएंगे आपके 210 तक। 8th साइन आपका एंटर हो जाएगा यहाँ से। 210 के बाद 8 एंटर होगा और 240 तक 8 साइन होगा। 240 पर आपका 9 साइन शुरू हो जाएगा और वो 270 तक 9 साइन होगा। तो इसके बीच का मैं कोई भी एंगल बोलूंगा, आप कहोगे इट इज इन सेजिटेरियस। 270 से लेके 300 तक आपका कैप्रिकॉर्न होगा। यदि मैं आपसे कहूंगा एनी प्लेनेट इज एट 300, वो सॉरी अबाउट 285 डिग्री, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कैप्रिकॉर्न के अंदर होगा। इन चीजों को हम अभी करेंगे यहां पर। ये आपका साइन एंड देयर लॉर्डशिप आपको सभी को मालूम होगी कि आपका एरीज और स्कॉर्पियो दोनों के लॉर्ड आपके मार्स होते हैं। टॉरस एंड लिब्रा इन दोनों के लॉर्ड वीनस होते हैं। फिर जेमिनाइन एंड वर्गो इन दोनों के लॉर्ड आपके मरकरी होते हैं। कैंसर का लॉर्ड हमें मालूम है मून है। लियो का लॉर्ड सन होता है। सजिटेरियस एंड पाइसेस का लॉर्ड आपका जुपिटर होता है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का लॉर्ड हमारा सैटर्न होता है। ये यहाँ पर इनकी प्लैनेट्स की राशियां दे रखी हैं आपकी। लाइक सन की जो आपकी राशि 5 होती है, मून की 4 होती है, मार्स की 1 एंड 8 होती है, मरकरी की 3 एंड 6 है, जुपिटर की 9 एंड 12 है, वीनस की 2 एंड 7 है, सैटर्न की 10 और 11 है, राहु और केतु की ना ही कोई राशि होती है, ना ही कोई एस्पेक्ट होता है। ध्यान रखना, आप बार बार पूछोगे एक्सक्यूज मी कि राहु का कोई एस्पेक्ट है क्या? राहु रेट्रो भी नहीं है पहली चीज, और राहु का कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। ठीक है, राहु केतु आपका हम जहां कंसीडर करेंगे वहां बता देंगे। ना ही इनकी कोई राशि माननी है, ना कोई उच्च मानना है, ना नीच मानना है। यहाँ पर उच्च नीच तो मानते ही नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको मैथमेटिकल पैरामीटर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास में, तो इसको थोड़ा आप समझना और कोशिश करना है समझ में आए आपको। पैरामीटर्स ऑफ ए प्लेनेट कुंडली में क्या क्या पैरामीटर होते हैं प्लैनेट्स के? केपी एस्ट्रोलॉजी इज स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? केपी कहती है ए प्लेनेट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड। यहां पर नक्षत्र को स्टार बोलते हैं। स्टार और नक्षत्र एक ही बात है। नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड। एक प्लेनेट गिव्स रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ये मानकर चलते हैं कि कोई भी प्लेनेट एक नक्षत्र लॉर्ड या उसके स्टार लॉर्ड के रिजल्ट देता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। एक कुंडली बना लेते हैं हम, क्या मीनिंग है इसका और हाउ केपी एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसलिए हमें किन किन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये मैं एक कुंडली बना ली है मैंने। ये वीनस बैठा हुआ है यहाँ पर।
जेमिनी साइन में नक्षत्र भी मैं बता दूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं क्या होगा? पाराशरी। पाराशरी में आप सभी कहोगे कि वीनस थर्ड हाउस के रिजल्ट देगा। हाउस क्यों? क्योंकि वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। फिर आप पाराशरी में कहोगे वो सेकंड और सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड है। ये पाराशरी कंसेप्ट है। मैं पाराशरी के किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि आप बताइए कि ये आपका वीनस किन भावों के रिजल्ट देगा। पाराशरी का स्टूडेंट बगैर किसी डाउट के 1 मिनट को वो 1-2 चीजें और ऐड कर लेगा कि ये इस भाव को देख रहा है, पर मेनली इन तीनों के देगा। देखने वाले भाव के नहीं के बराबर रिजल्ट मिलते हैं, तो वो हम फिटोलॉजी के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल में रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं जिसे देखते हैं। जो रिजल्ट मिलते हैं आपके वैदिक पाराशरी में भी, सेकंड जिस भाव का वो लॉर्ड होता है स्वामी, जहां पर उसकी राशि है उन भावों के, और जहां पर वो बैठा हुआ है उनके रिजल्ट देता है। तो ये तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब गलत है, इनके रिजल्ट दे ही नहीं पाता है। वो रिजल्ट देगा अपने स्टार लॉर्ड के हाउसेस के, समझिएगा, स्टार लॉर्ड के हाउसेस का। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो इट विल गिव रिजल्ट ऑफ, खुद के भी देगा मगर वीक देगा, ऑफ हाउसेस ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड, इट्स एसटीएल। अब स्टार लॉर्ड के लिए हम देख लेते हैं जरा। देखिए 3 साइन में बिठा दिया मैंने वीनस को। आप में से नक्षत्र पता होंगे, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो आपके 3 साइन के अंदर जो नक्षत्र शुरू हो जाते हैं, वो नक्षत्र होता है पहले मार्स का होता है, फिर राहु का होता है, और फिर जुपिटर के 3 नक्षत्र होते हैं। मार्स का, इसकी राशि के शुरू के आपके 6 डिग्री 40 मिनट तक मार्स का नक्षत्र होता है, मृगशिरा। इसके बाद नक्षत्र होता है नेक्स्ट आपका आर्द्रा, पूरा का पूरा राहु का, और फिर होता है आपका पुनर्वसु। और पुनर्वसु यहाँ पर ये 3 नक्षत्र होते हैं। सपोज ये 3 साइन में आपका 20 डिग्री पर 28 डिग्री पर बैठा हुआ है। वीनस की डिग्री कितनी है? 28। तो ये जेमिनाइन में 28 डिग्री पर बैठा है, इसका मतलब जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। तो शुक्र का जो नक्षत्र स्वामी होगा, नक्षत्र स्वामी मींस नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, दैट विल बी जुपिटर। शुक्र का नक्षत्र स्वामी कौन हो गया? जुपिटर हो गया। अब क्या करेगा? देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और उसके बेस पे मैं आपको पैरामीटर्स निकालना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, किसके आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपका वीनस जो है वो एक्चुअली जुपिटर के नक्षत्र पुनर्वसु के अंदर बैठा हुआ है। पुनर्वसु में बैठा हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर हो जाएगा वीनस का। एनएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एनएल और एसटीएल, ये याद रखना, हम बार बार यूज करेंगे इस टर्म को, इसलिए मैं बोल रहा हूं। व्हाट इज एनएल? इट इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ जुपिटर, वो सॉरी वीनस। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर हो गया। केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि वीनस एक्चुअली जुपिटर के भावों के रिजल्ट देगा। स्टेलर यदि इसका स्टेटस है, स्टेटस 2 तरीके के होंगे, दूसरा स्टेटस मैं बाद में बताऊंगा। तो जुपिटर के भावों के रिजल्ट देगा। अब जुपिटर के भाव ले लेता हूं मैं, सपोज इस कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है, यहां पर जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है। अब ये केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर बैठा हुआ है आपका 11वें भाव में। जुपिटर की राशियां 9वें और 12वें भाव में है, तो ये रिजल्ट देगा मेनली 11वें भाव के, 9वें और 12वें भाव के। सारा गेम चेंज हो चुका है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पाराशरी के स्टूडेंट से यदि मैं पूछता हूं कि आपका वीनस किन भावों के रिजल्ट देगा, तो वो कह रहा था ये थर्ड हाउस के देगा, सेकंड के देगा, सेवंथ के देगा। फिर मैं केपी के स्टूडेंट से पूछता हूँ भाई बताइए किन भावों के रिजल्ट देगा, तो वो कहेगा कि मेनली ये उन भावों के, इसके अपने नक्षत्र लॉर्ड के भावों के रिजल्ट देगा अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर। तो नक्षत्र लॉर्ड आप फाइंड आउट करोगे, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर के भावों के रिजल्ट मतलब 11वें, 9वें और 12वें। तो पूरी कहानी बदल चुकी है। इनके भी देगा, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर बहुत वीक देगा, मेनली रिजल्ट इन भावों के देगा। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी। इसको हम स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर अपने नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड के भावों के रिजल्ट देता है, इसलिए हम इसको स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं।
तो ये आपका डिफरेंस है। तो जब आपको पता है कि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड के भावों के रिजल्ट देगा, तो हमें नक्षत्र लॉर्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किन किन पैरामीटर्स को यूटिलाइज करेंगे। यहां पर हमें हर एक प्लेनेट का, ईच प्लेनेट का साइन लॉर्ड की जरूरत होगी। साइन लॉर्ड, जिसे हम राशि लॉर्ड भी बोलते हैं, राशि लॉर्ड। अब ये चीजें आपको सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट मिल जाएंगी, मैं केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, तो किसी को कम भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, मगर कोशिश आप जरूर करिएगा। हर एक प्लेनेट का आपको चाहिएगा नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है, वो प्लेनेट किस नक्षत्र में है उसके स्वामी को नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। हर एक प्लेनेट का आपको चाहिएगा। इसके बाद एक तीसरा पैरामीटर आएगा जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका सब लॉर्ड। सब लॉर्ड क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा आज ही की क्लास में। और तीसरा होता है आपका सब लॉर्ड, उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं बताऊंगा। तो वन बाई वन हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्लेनेट का साइन लॉर्ड तो क्या होता है, या राशि लॉर्ड तो क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है। अभी जैसे मैंने समझाया था, इस जो अभी मैंने चार्ट बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि जो वीनस है आपका, वीनस वो प्लेस था, वॉज प्लेस्ड इन जेमिनाइन साइन एट 28 डिग्री। तो वीनस वाज प्लेस्ड इन जेमिनाइन साइन एट 20 डिग्री। व्हाट डज इट मीन कि वीनस जो जेमिनाइन साइन में है, तो इसका जो साइन लॉर्ड या राशि स्वामी, वीनस जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी को उसका साइन लॉर्ड या राशि लॉर्ड बोलेंगे। इसका मतलब जेमिनाइन का लॉर्ड हो गया मरकरी। तो साइन लॉर्ड ऑफ वीनस इज मरकरी, साइन लॉर्ड ऑफ वीनस इज मरकरी। शुक्र का राशि स्वामी आपका बुध बन गया, ये चीज क्लियर होगी। अब हमने देखा ये 28 डिग्री पर है, तो 28 डिग्री पर है जेमिनाइन साइन के अंदर। इसका मतलब ये जुपिटर के नक्षत्र में, अभी मैंने आपको बताया था नक्षत्र, फिर से मैं एक बार बता दूंगा, आपको सभी को पता होना चाहिए नक्षत्र के बारे में, अभी मैं आपको और जानकारी दे दूंगा। इसका मतलब किसके नक्षत्र में है ये, 28 डिग्री जेमिनाइन साइन में नक्षत्र आता है जुपिटर का। इसका मतलब इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया, जिसे हम एनएल बोलेंगे या एसटीएल बोलेंगे, एनएल और एसटीएल। और इसको हम सिंपली स्टार भी बोल देते हैं, और स्टार भी बोल देते हैं, इन द स्टार ऑफ जुपिटर, इन द स्टार ऑफ जुपिटर। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है, बार बार यूटिलाइज करेंगे कि वीनस इज इन द साइन ऑफ द मरकरी एंड इन द स्टार ऑफ जुपिटर। तो यहाँ पर वीनस आपके जुपिटर के स्टार में था। तो ये दो चीजें हमें सबसे पहले देखनी सीखनी है। किसी भी प्लेनेट के कुछ भी पैरामीटर दे रखे हो तो उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, ये सारी चीजें किस तरीके से निकालेंगे, सब लॉर्ड पर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर आऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। नक्षत्र के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि टोटल हमारे यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र है आपका अश्विनी, भरणी, कृतिका, इसी तरीके से आपका कृतिका के बाद पहले जो आपकी विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में नक्षत्रों का ऑर्डर होता है आपका। विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर आप सभी को होपफुली पता होगा। केतु की दशा आती है सबसे पहले, फिर शुक्र की दशा आती है, फिर सूर्य की दशा आती है, फिर चंद्रमा की दशा आती है, फिर मंगल की दशा आती है, फिर राहु की दशा आती है, फिर गुरु की दशा आती है, फिर शनि की दशा आती है, फिर बुध की दशा आती है। तो आपके सबसे पहले जो नक्षत्र है आपका केतु का आता है अश्विनी, फिर शुक्र का आता है भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा वो मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है, आश्लेषा बुध का नक्षत्र है। और इसी तरीके से फिर ये फर्स्ट 9 नक्षत्र इन सभी 9 ग्रहों के हैं। फिर 10th जो नक्षत्र होगा वो फिर उसी का होगा जिसका कि फर्स्ट है। ये 10 नक्षत्र मगा है, इसमें फिर 9 ऐड कर दीजिए, 19th नक्षत्र भी उसी प्लेनेट का होगा, केतु का। तो 9 ऐड करते जाएंगे। आपका भरणी नक्षत्र नंबर 2 पर है, तो 11th नक्षत्र जो होगा पूर्व फाल्गुनी, वो भी आपका शुक्र का होगा, और 20th नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा भी शुक्र का होगा। तो यह हमें सभी प्लेनेट के नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए।
एक राशि आपकी 30 डिग्री की होती है टोटल, 30 डिग्री की, और एक राशि के अंदर आपके 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र की जो लेंथ होती है वो होती है 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र की लेंथ होती है, यहां पर ये मैंने एक्सप्लेन किया है, वो ही बचक्र है आपका। 360 डिग्री का बचक्र है आपका, जिसे हम जोडिएक बोलते हैं। तो इस जोडिएक के अंदर जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 30 डिग्री आपकी एरीज साइन को अलॉटेड है, नेक्स्ट 30 डिग्री आपकी टॉरस को है, और नेक्स्ट 30 डिग्री आपकी जेमिनाइन को है। अब जब हम शुरुआत करते हैं नक्षत्रों की, तो आपका सबसे पहला नक्षत्र आपको पता है अश्विनी आता है, और अश्विनी नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। इसको हम यदि मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा नक्षत्र आपका 800 मिनट्स का होता है, उसे भी मैं आपको कन्वर्ट करना बता दूंगा। तो अश्विनी नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का। अश्विनी के बाद ये खत्म हो गया यहाँ पर एरीज साइन में। नेक्स्ट आएगा भरणी, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो भरणी हो गया, आप दोनों को मिलकर यहाँ पर पहुंच जाओगे, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, टोटल 26 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। तो 26 डिग्री 40 मिनट खत्म हो चुका, दो नक्षत्र पूरे हो चुके। अब तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट्स का है, मगर यह राशि तो 30 डिग्री की थी बस। और 26 डिग्री 40 मिनट ये दो नक्षत्र कवर कर चुके हैं। अब बाकी तीसरा नक्षत्र इसमें पूरा आ नहीं सकता, समा नहीं सकता, उसके लिए पूरे के लिए जगह नहीं है, क्योंकि केवल 3 डिग्री 20 मिनट बचे हैं। तो कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट एरीज में आएगा, और बाकी जो 10 डिग्री बचेंगे वो टॉरस में चले जाएंगे। तो आपके बहुत सारे नक्षत्र ऐसे होंगे जो कि दो राशियों के बीच में होंगे। उनका कुछ हिस्सा एक राशि में होगा और कुछ हिस्सा दूसरी राशि में होगा। ये नक्षत्र होंगे आपके सूर्य के, मंगल के और जुपिटर के। सन, मार्स एंड जुपिटर, जिसकी विंशोत्तरी दशा तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी विंशोत्तरी दशा 5वें नंबर पर आती है, जिसकी विंशोत्तरी दशा 7वें नंबर पर आती है, उन ग्रहों के जो नक्षत्र हैं वो एक से ज्यादा राशियों में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर जैसे मैंने बताया, आपका अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र तो पूरे के पूरे इसी राशि में थे, एरीज में। मगर कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का है, उसका कुछ हिस्सा एरीज में आया और कुछ हिस्सा उसका टॉरस में आया। इसी तरीके से मार्स का जो नक्षत्र होगा मृगशिरा, वो भी दो राशियों के अंदर जाएगा। उसका कुछ हिस्सा आपका टॉरस में होगा और बाकी का हिस्सा उसका जेमिनाइन के अंदर होगा। ऐसे ही यदि आप जुपिटर का नक्षत्र देखोगे पुनर्वसु, वो भी दो राशियों में आएगा, उसका कुछ हिस्सा जेमिनाइन में होगा और कुछ हिस्सा उसका कैंसर के अंदर होगा। तो इन तीन ग्रहों के जो भी नक्षत्र आएंगे, हर एक ग्रह के तीन तीन नक्षत्र होते हैं। जैसे सूर्य का आपका नक्षत्र है आपका कृतिका, दूसरा नक्षत्र होता है इसका उत्तर फाल्गुनी, तीसरा नक्षत्र होता है उत्तर आषाढ़ा। तो कृतिका जो नक्षत्र है वो यदि दो राशियों में आ रहा है, तो इसका उत्तर फाल्गुनी भी दो राशियों में आएगा, उत्तर आषाढ़ा भी दो राशियों के अंदर आएगा। तो आपको इस तरीके से हमें नक्षत्रों को अंडरस्टैंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र दो राशि में आता है। कारण यह है कि एक राशि आपकी 30 डिग्री की है और नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो एक राशि के अंदर टोटल 2.25 नक्षत्र आते हैं बस। यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है नक्षत्रों के बराबर। ईच प्लैनेट है 3 नक्षत्र, हर एक ग्रह के आपको मालूम है 3 नक्षत्र हैं। केतु के 3 नक्षत्र हैं, वीनस के 3 नक्षत्र हैं, सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, मून के 3 नक्षत्र हैं, मार्स के 3 नक्षत्र हैं, राहु के 3 नक्षत्र हैं, ये आपका आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा। और मरकरी के 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। हर एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र हैं। ईच प्लेनेट है 3 नक्षत्र। नक्षत्र नंबर 3 जिसको मैंने बताया था कृतिका, और इसी सूर्य के और नक्षत्र आएंगे जिसका सीरियल नंबर 12 और 21 आएगा। पहला सूर्य का नक्षत्र 3 है, उसमें अब 9 ऐड कर दो 12, फिर 9 ऐड कर दो 21। तो ये तीनों नक्षत्र सूर्य के होंगे। इसी तरीके से मार्स मैंने बताया था, मार्स का पहला नक्षत्र आएगा नंबर 5 मृगशिरा। तो 14 चित्रा, उसमें 9 ऐड कर दो, और 23 धनिष्ठा, उसमें 9 ऐड कर दो। ये तीनों मार्स के ही होंगे। ऐसे ही जुपिटर का पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, नंबर 7, फिर 9 ऐड कर दो, विशाखा, फिर 9 ऐड कर दो, पूर्व भाद्रपदा। ये तीनों नक्षत्र जुपिटर के होंगे। तो देखिए इसके सन के नक्षत्रों का नंबर है 3, 12, 21,
फिर इसके मार्स के नक्षत्रों का नंबर है 5, 14 एंड 23। जुपिटर के नक्षत्रों का नंबर है 7, 16 एंड 25। तो ये सारे जो नक्षत्र हैं बिलोंग टू मोर देन वन साइन। अभी मैंने बता दिया था आपको, एक से ज्यादा राशियों में आएंगे। ऑल अदर नक्षत्र बिलोंग्स टू वन साइन ओनली। बाकी सारे नक्षत्र केवल एक ही राशि के अंदर होंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट अबाउट नक्षत्र, 1 से 9 नंबर तक के नक्षत्र पहली 4 राशियों में आ जाते हैं। 1 to 9 जो नक्षत्र है, यहां से यहां तक के नक्षत्र पहली 4 राशियों में आएंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, 4 राशियां पर खत्म होगी। यहां से यहां तक के नक्षत्र दूसरी 4 राशियों में आएंगे। 4 से 5 से 8 ये शुरू होंगे। लियो से लेकर, सिंह से लेकर आपके वृश्चिक, स्कॉर्पियो तक होंगे। और नेक्स्ट 9 नक्षत्र तीसरी 4 राशियों में आएंगे। 9, 10, 11, 12 सेजिटेरियस से लेकर पाइसेस, या जिसे हम धनु से लेकर आपका मीन राशियां बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रख सकते हो कि पहले 9 नक्षत्र पहली 4 राशियों में, दूसरे 9 नक्षत्र दूसरी 4 राशियों में, और तीसरे 9 नक्षत्र तीसरी 4 राशियों में। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अश्विन नक्षत्र यदि एरी साइन में है, मेष राशि में, तो देखिए आपका अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष, लियो और तीसरी सेजिटेरियस, जिसे हम बोलते हैं आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। तो केतु का पहला नक्षत्र यदि अग्नि तत्व की राशि में आ रहा है वन साइन में, तो दूसरा भी अग्नि तत्व की दूसरी राशि सिंह राशि में आएगा। तीसरा नक्षत्र अग्नि तत्व की तीसरी राशि सेजिटेरियस या धनु में आएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राशि आपको नक्षत्र देखते ही पता लगनी चाहिए। केतु के पहले नक्षत्र की आपको राशि पता है कि अश्विन यदि अग्नि तत्व की राशि में है, तो केतु को तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व की राशि उसी में होंगे। अग्नि तत्व की राशि है 159। अब देखिए वीनस, वीनस का नक्षत्र भरणी आपको पता है एरी साइन में है, मेष राशि में, तो इसके वीनस के बाकी दोनों नक्षत्र भी अग्नि तत्व की राशियों में ही होंगे। अग्नि तत्व की दूसरी नंबर पर राशि आती है लियो, सिंह, और तीसरे नंबर पर आती है उसकी आपकी धनु, सेजिटेरियस। तो वीनस का पहला नक्षत्र यदि एरीज में है तो दूसरा लियो में होगा और तीसरा सेजिटेरियस में होगा। अब सूर्य की बात कर लें हम, तो सूर्य का जो कृत्तिका नक्षत्र है आपका, वो 2 राशियों में आता है। उसका एक हिस्सा आता है एरीज में और दूसरा हिस्सा आता है आपका टॉरस में। ऐसे ही आपका यदि उत्तर फाल्गुनी देखोगे तो भी ऐसा ही आएगा, उत्तर आषाढ़ा होगा तो भी ऐसा आएगा। तो देखिए एरीज है अग्नि तत्व की राशि और आपका टॉरस है आपकी पृथ्वी तत्व की राशि, अर्थ एलिमेंट की राशि। तो सूर्य के तीनों नक्षत्र एक ही तरीके से आएंगे। उनका एक हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा, जिसे एक चरण बोलते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट आपका अग्नि तत्व की राशि में आएगा, और अगला 10 डिग्री उसका आपका अर्थ एलिमेंट 2, 6, 10 को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। 1, 5, 9 आपकी अग्नि तत्व की राशि है, फायर एलिमेंट है। इसके अंदर केतु, वीनस और सूर्य के नक्षत्र होंगे। 2, 6, 10 है, अर्थ साइन है। इसके अंदर आपके इनसे नेक्स्ट ले लीजिए, एक एक ऐड कर लीजिए, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसके अंदर एक हिस्सा जो सन का, सूर्य का एक हिस्सा तो इनमें आएगा, और बाकी आपके 2-3 हिस्से यहां पर आएंगे। फिर मून और मार्स की राशियां आपकी जो नक्षत्र हैं वो 2, 6, 10 में आएंगे। इसके बाद देखिए 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां होती हैं, जिन्हें हम एयर साइन की राशियां बोलते हैं। इनके अंदर आपके नक्षत्र होंगे मार्स, राहु और जुपिटर के। तो मार्स के तीनों नक्षत्र 3 साइन में होंगे, मतलब एक 3 साइन में होगा, दूसरा 7 में होगा, तीसरा 11 में होगा। राहु का एक नक्षत्र आर्द्रा 3 साइन में होगा, स्वाति 7 में होगा, और आपका तीसरा जो नक्षत्र है शतविसा वो 11 में होगा। इसी तरीके से आपका 4, 8, 12 जो जल तत्व की राशि है, जुपिटर का पुनर्वसु नक्षत्र का एक हिस्सा यहाँ पर आएगा, जुपिटर के दूसरे नक्षत्र विशाखा का एक हिस्सा यहाँ पर आएगा, जुपिटर के तीसरे नक्षत्र आपका पूर्व भाद्रपदा का 12 साइन के अंदर आएगा। इसी तरीके से सैटर्न का एक नक्षत्र आपका 4 साइन में आएगा, पुष्य, दूसरा नक्षत्र अनुराधा 8 साइन में आएगा, और तीसरा नक्षत्र आपका उत्तर भाद्रपदा 12 साइन में आएगा। तो आपको हर एक प्लेनेट का पहले नक्षत्र का यदि पता है कि वो किस राशि में आ रहा है, उसके बेस पर बाकी उसके नक्षत्रों का भी आपको पता लगना चाहिए कि वो किस राशियों में आएंगे। एक गिवन प्लेनेट के तीनों नक्षत्र एक सेम सिमिलर एलिमेंट की राशियों में आते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि शुक्र के तीनों नक्षत्र किस राशियों में आएंगे, तो मुझे ज्यादा याद नहीं करना। शुक्र का पहला नक्षत्र भरणी है, वो एरीज साइन में आता है,
तो दूसरा नक्षत्र शुक्र का लियो में आएगा, 4 ऐड कर दो उसमें। नंबर से याद रखते हो तो 1 नंबर की राशि में, ये 5 में आएगा, ये 9 नंबर की में आएगा। सपोज रोहिणी नक्षत्र है आपका, ये आपका चंद्रमा का नक्षत्र है, ये आपका टॉरस या 2 नंबर की राशि में आता है, तो इसका अगला हस्त 6 नंबर में आएगा और श्रवणा 10 नंबर में आएगा। आप जैसा याद रखना चाहो इसको याद रख सकते हो। इस तरीके से आपके नक्षत्राज होते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेनेट, लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते हैं हम? लॉन्गिट्यूड लिखने का तरीका होता है, जनरली आप जो टर्म यूज करते हो, हम कहते हैं कि वर्गों में बैठा हुआ है एट 10 डिग्री, वर्गों में 10 डिग्री पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है। सपोज किसी कुंडली के अंदर एक गिवन प्लेनेट प्लेस्ड है आपको वर्गों में 10 डिग्री पर। ये वाली कुंडली ले लेता हूं जो यहाँ पर लगाई हुई है, इसमें आप देखिएगा लॉन्गिट्यूड को समझना जरा। यहाँ पर सपोज मैं मार्स को देखता हूँ, ये मार्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपसे यदि पूछा जाए मार्स कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर 2 डिग्री 18 मिनट पर बैठा हुआ है। 2 डिग्री 18 मिनट पर, ये इसको एक बोलने का तरीका है। आपसे यदि कोई पूछता है मार्स कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये स्कॉर्पियो में 2 डिग्री 18 मिनट पर है। मगर यहाँ पर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में इससे काम नहीं चलेगा। इसके बेस पर हमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो उन बहुत सारी चीजों का तरीका क्या है कि मार्स आपका प्लेस्ड है, मार्स इन स्कॉर्पियो एट 2 डिग्री 18 मिनट। ये एक बोलने का तरीका है। इसके लॉन्गिट्यूड को यदि मैं टेक्निकल टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 7 साइन पास्ट 2 डिग्री 18 मिनट। इसको लिखूंगा 7 साइन पास्ट 2 डिग्री 18 मिनट। मतलब जो प्लेनेट आपका 8 साइन में पहुंचा, 8 साइन में पहुंचा, इसका मतलब 7 साइन वो क्रॉस कर चुका है, 7 राशियां चल चुका है और तब वो 8वीं राशि में है। तो जो भी प्लेनेट 8 साइन में होगा उसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा 7 साइन पास 2 डिग्री 18 मिनट। सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं राहु का लॉन्गिट्यूड लिखना चाहता हूं, राहु का लॉन्गिट्यूड। तो राहु 11 साइन में बैठा हुआ है 22 डिग्री 47 मिनट पर। तो राहु एक्चुअल में यहाँ एरीज से शुरू करते हैं हमेशा, 10 राशियों को क्रॉस कर चुका है और 11वें राशि में 22 डिग्री 47 मिनट पर है। तो राहु का लॉन्गिट्यूड हम लिखेंगे 10 साइन पास 22 डिग्री 47 मिनट। आपसे कहा जाए सूर्य का लॉन्गिट्यूड लिखिए, तो सूर्य आपका यहाँ पर बैठा हुआ है लिब्रा साइन में 13 डिग्री 16 मिनट पर। तो लॉन्गिट्यूड कैसे लिखेंगे? इट इज 6 साइन पास्ट 13 डिग्री 16 मिनट। ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूड लिखने का तरीका है। तो सूर्य का यदि मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा सन का 6 साइन पास्ट 13 डिग्री एंड 17 मिनट, ये लिख दूंगा। मिनट शायद उसमें कुछ डिफरेंट होगा, कोई बात नहीं। 16 मिनट, ये एक तरीका है लॉन्गिट्यूड, मगर इससे भी काम नहीं चलेगा। अब हम इस लॉन्गिट्यूड को कंपोजिट लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री निकालेंगे एरी साइन से, 0 डिग्री से कितने डिग्री पर पहुंच गया उसे हम बोलते हैं कंपोजिट लॉन्गिट्यूड। और कंपोजिट लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए कि 1 साइन इक्वल टू होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री की एक राशि बनती है, आपको सभी को मालूम है। 1 साइन इज 30 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये एंगल की यूनिट देख रहे हैं हम, टाइम की नहीं देख रहे। टाइम की भी ये यूनिट होती है मगर ये एंगल की भी यूनिट होती है, यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं। तो 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ये हमको सभी को पता होना चाहिए।
कन्वर्ट करने में ये सब काम आएगा जब मैं आपको कंपोजिट लॉन्गिट्यूड निकलवाऊंगा। तो यहाँ पर 1 साइन इज 30 डिग्री, 1 डिग्री इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू आपका 60 सेकेंड होता है। अब देखिए इसको मुझे बदलना है कंपोजिट लॉन्गिट्यूड में। तो कंपोजिट लॉन्गिट्यूड में केवल डिग्री और मिनट्स यूज होते हैं, साइन यूज नहीं होते। क्या यूज होते हैं? ओनली डिग्री एंड मिनट्स, ओनली डिग्री एंड मिनट्स, नॉट साइन। साइन यूज नहीं होते, ओनली डिग्री एंड मिनट यूज होते हैं, नॉट साइन। तो अब सूर्य का मैं कंपोजिट लॉन्गिट्यूड निकालना चाहता हूं जी, सूर्य का कंपोजिट लॉन्गिट्यूड निकालना चाहता हूं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो 6 साइन है उसको डिग्री में बदल दो। तो डिग्री में बदलने का तरीका क्या होगा? 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 साइन का मतलब 6 इंटू 30 डिग्री। इसके बाद इसमें 13 डिग्री पहले से ही था, वो रख लो एज इट इज, और 16 मिनट को एज इट इज रख लो। तो 6 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और 13 डिग्री यहां पर पहले से ही था, दोनों को ऐड कर दो। 180 एंड 13 193 डिग्री एंड 16 मिनट, ये इसका लॉन्गिट्यूड होगा। यदि आपसे सूर्य का लॉन्गिट्यूड कोई पूछ ले, कंपोजिट लॉन्गिट्यूड इसमें यूटिलाइज करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि कंपोजिट लॉन्गिट्यूड के बेस पर हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। इसके बेस पर इसका सीधा ही नक्षत्र भी पता किया जा सकता है। एक तो आपको नॉर्मल जानकारी है तो नक्षत्र आप पता करोगे, और नॉर्मल जानकारी नहीं है तो कंपोजिट लॉन्गिट्यूड से सीधा ही नक्षत्र निकालना अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा नक्षत्र होगा। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट लॉन्गिट्यूड। अभी सपोज मुझे मार्स का कंपोजिट लॉन्गिट्यूड निकालना है। मार्स था स्कॉर्पियो में 2 डिग्री 18 मिनट पर। स्कॉर्पियो के अंदर ये 2 डिग्री 18 मिनट पर था मार्स। तो यहां पर हमने लिखा 7 साइन पास 2 डिग्री 18 मिनट। अब इसका कंपोजिट लॉन्गिट्यूड कैसे लिखूंगा? देखिए 7 साइन का मतलब 7 इंटू 30, 2 डिग्री पहले से ही है, 18 मिनट और है आपका। अब मैं इसको ऐड कर लूंगा, 7 इंटू 30 का मतलब 210, 210, और 2 डिग्री मिलाकर ये हो गया 212 डिग्री एंड 18 मिनट। ये इसका कंपोजिट लॉन्गिट्यूड हो गया। तो हमें हर एक प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को लिखना आना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज हमें यहां पर यह पता करना आना चाहिए कि इस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, किस नक्षत्र के अंदर ये प्लेनेट है। ये मैं पहले से ही आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीज आपको रेडीमेड मिल जाएंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। पर फिर भी मैं आपको, आप जब एक कोर्स कर रहे हो तो आप उसको बेसिक से समझ के करिए। इनको समझाने में भी वो है, लोगों को समझने में भी दिक्कत आती है। स्टिल मैं चाहूंगा कि आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा बहुत। बाकी ये सब कुछ रेडीली अवेलेबल होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इन्हें देखना है, पर आप समझिए। अब मुझे क्या करना है कि मार्स का नक्षत्र चाहिए। क्या नक्षत्र है? तो ये जिसे वैसे जानकारी है आपके नक्षत्रों की कि ये स्कॉर्पियो साइन में पहुंच गया। देखिए डायरेक्ट नक्षत्र पता करते हैं मार्स का स्कॉर्पियो साइन में। अब स्कॉर्पियो साइन के आपको तीनों नक्षत्र पता होने चाहिए। स्कॉर्पियो साइन में सबसे पहले नक्षत्र आता है विशाखा, 3 डिग्री 20 मिनट तक। 30 डिग्री का जो साइन है उसमें 3 डिग्री 20 मिनट तक विशाखा है। विशाखा के बाद आता है अनुराधा, 8 साइन के अंदर, वो शनि का है, वो 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पूरा का पूरा है। और इसके बाद तीसरा जो नक्षत्र आता है यहां पर, वो आता है आपका ज्येष्ठा। स्कॉर्पियो के अंदर ये 3 नक्षत्र आते हैं, वो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। अब मुझे तो मार्स का चाहिए था। मार्स कितने डिग्री पर बैठा है? 2 डिग्री 18 मिनट पर। तो 2 डिग्री 18 मिनट का मतलब ये 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक विशाखा है। इसका मतलब ये जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि मार्स का 2 चीजें पूछेगा आपसे, वो साइन लॉर्ड कौन है? मार्स साइन लॉर्ड SL। तो साइन लॉर्ड हो गया आपका, ये 8 साइन में बैठा हुआ है, तो मार्स का साइन लॉर्ड खुद मार्स हो गया, अपनी राशि में बैठा हुआ है। और मार्स का स्टार लॉर्ड या NL और STL, ये हो गया जुपिटर। तो मार्स के दोनों पैरामीटर हमें पता चल गए।
मार्स का साइन लॉर्ड पता चल गया, मार्स का स्टार लॉर्ड पता चल गया। तो मार्स का साइन लॉर्ड मार्स है और मार्स का स्टार लॉर्ड मार्स है। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का आपको साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड पता होना चाहिए। हर एक प्लेनेट का एक साइन लॉर्ड होता है, हर एक प्लेनेट का एक स्टार लॉर्ड होता है। यहाँ पर मैं आपको सूर्य का निकालना बताता हूँ। देखिए सन 6 साइन 13 डिग्री 16 मिनट है, मतलब ये आपका लिब्रा के अंदर है। तो आपसे पूछा जाए इसका साइन लॉर्ड कौन है, तो इसका साइन लॉर्ड आपको पता चल जाएगा, लिब्रा का मतलब वीनस। हु इज साइन लॉर्ड ऑफ द सन, दैट इज वीनस। अब मुझे चाहिए इसका एसटीएल। अब देखिए ये आपका लिब्रा के अंदर 13 डिग्री 16 मिनट है। तो लिब्रा की अब आपको जानकारी होनी चाहिए नक्षत्रों की। लिब्रा के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, 7वें नंबर की राशि है, इसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, वायु तत्व की राशि है। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अंदर आपका सबसे पहले तो नक्षत्र आएगा मार्स, मार्स का चित्रा, फिर आएगा स्वाति, फिर जुपिटर का आएगा आपको यहां पर विशाखा। 3 नक्षत्र आएंगे। चित्रा कहां पर होगा, ये 6 डिग्री 40 मिनट तक चित्रा होगा इस राशि में, 6 डिग्री 40 मिनट तक। अगले फिर 3 डिग्री 20, इसमें से फिर आप ऐड कर दोगे 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 20 डिग्री तक। नेक्स्ट नक्षत्र होगा जिसे हम बोलते हैं स्वाति। और इसके बाद आपका नेक्स्ट बाकी की 10 डिग्री तक, मतलब 30 डिग्री तक आपका इसका तीसरा नक्षत्र होगा विशाखा। अब यहां पर जो डिग्री है इसकी दे रखी है एक्चुअल में सूर्य की 13 डिग्री 16 मिनट। तो 6 डिग्री 40 मिनट तक तो चित्रा था, उसके बाद 20 डिग्री तक स्वाति था। तो सूर्य एक्चुअली स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है। तो स्वाति नक्षत्र का मतलब इसका जो नक्षत्र लॉर्ड हो गया राहु, इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया राहु। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी प्लेनेट का साइन लॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसकी लॉन्गिट्यूड को देखकर, उसकी डिग्रियों को देखकर, और वो आपके सभी सॉफ्टवेयर में ये दिए होते हैं। मगर मैंने फिर भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि नक्षत्र लॉर्ड का क्या मतलब होता है, साइन लॉर्ड का क्या मतलब होता है। आप कहीं पर भी जाओगे आपको ये पता चल ही जाता है कि ये प्लेनेट किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के स्वामी को उसका नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। आपको नहीं पता चल रहा है तो हम लॉन्गिट्यूड और डिग्री के बेस पर भी किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और साइन लॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर आज की क्लास में जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वो अब बताऊंगा। देखिए 30 डिग्री राशि का जो ड्यूरेशन होता है, 30 डिग्री राशि का जो ड्यूरेशन है का एवरेज ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। ये पहले मैंने बता दिया है, कोई पिन पॉइंट नहीं करेगा कि जी कम या ज्यादा, मैं पहले ही बता दिया है। इट कैन बी, कभी कभी ये 90 मिनट तक भी होती है और कभी कभी ये आपकी 2.5 आवर तक भी होती है, मगर एवरेज ड्यूरेशन 2 आवर ही होती है किसी भी राशि की, क्योंकि 24 घंटे में सारी की सारी 12 राशियां राइज करती हैं। सो 30 डिग्री राशि का एवरेज ड्यूरेशन होता है 2 आवर। एक नक्षत्र है तो राशि एक्चुअली 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है। राशि कवर्स 1 डिग्री इन 4 मिनट। इसी तरीके से आपका एक जो नक्षत्र है आपका पूरा कंप्लीट नक्षत्र, नक्षत्र होता है आपका 13 डिग्री 20 मिनट है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो कवर करती है आपकी लग्न भी चलती है, तो 1 डिग्री चलती है 4 मिनट में, तो 13 डिग्री 20 मिनट कितनी देर में चलेगी आपकी, 13 डिग्री 20 मिनट को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये थोड़ा कम ज्यादा होती है, मगर एवरेज ये 53 मिनट में कंप्लीट हो जाता है एक नक्षत्र। 1 नक्षत्र कंप्लीट्स इन 53 मिनट्स। एग्जैक्ट अलग अलग होगा अलग अलग केसेस में, पर इन जनरल 53 मिनट्स में एक नक्षत्र बदल जाता है। अभी सपोज हम देखते हैं किसी व्यक्ति का जन्म हुआ सपोज 8 to 10 मॉर्निंग में, फ्रॉम 8 to 10, फ्रॉम 8 to 10,
AM। सपोज हम मान लेते हैं लेट एरीज साइन इज राइजिंग, साइन इज राइजिंग। तो 8 से 10 बजे के बीच में जितने भी लोग पैदा होंगे, उन सभी लोगों का जो साइन लॉर्ड होगा वो मार्स होगा, लग लॉर्ड जिसे बोलेंगे। आठ से 10 बजे जो भी लोग पैदा हुए सभी का, क्योंकि एरीज साइन राइज कर रहा है, तो 8 से 10 बजे जितने भी लोग पैदा होंगे सभी की लग्न के अंदर एरीज साइन होगा, तो उन सभी का आपका जो साइन लॉर्ड होगा वो मार्स होगा, हर एक बंदे का। मगर 8 बजे जो नक्षत्र राइज हुआ वो था आपका अश्विन नक्षत्र एट 8, अश्विन नक्षत्र। कितनी देर तक रह गए? 53 मिनट तक, मतलब 8:53 तक। 8:53 पर फिर अश्विन नक्षत्र के बाद भरणी हो जाएगा। 8:53 से 53 मिनट, 8:53 में यदि मैं 53 मिनट ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 9:46, आपका हो जाएगा भरणी नक्षत्र। अब 9:46 के बाद अप टू 10, 9:46 से लेकर 10 AM तक आपका कृतिका नक्षत्र होगा। देखिए गेम बदल गया। क्या बदला कि 8 से 10 तक जितने लोग पैदा हुए थे उनके हम जब केवल हम राशि की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, तो आप कहोगे इन सभी का लग्न लॉर्ड मार्स है, आप एक तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। मगर जब मैं नक्षत्र लेवल पर चला जाता हूं तो डिफरेंस पैदा होना शुरू हो चुका है। अभी मैं अब कहूंगा मगर जो 8 बजे से 8:53 तक जो पैदा हुए हैं उनका नक्षत्र लॉर्ड केतु है, मगर 8:53 से जो 9:46 तक पैदा हुए हैं उनका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, और 8:53 से 9:46 से लेकर जो 10 बजे तक पैदा हुए हैं उनका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है। पैरामीटर बदल गए। देखिए इन तीन लोगों में मैंने डिफरेंस कर दिया जैसे ही मैं नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर गया। जब तक मैं लग्न और लग्न लॉर्ड की बात कर रहा था तब तो तीनों मुझे एक जैसे नजर आ रहे थे लोग। एक ही कुंडली होगी इन तीनों की, ये ध्यान रखना। कुंडली भी सेम होगी इन तीनों की, इनकी कुंडली में कोई चेंज नहीं होगा। जो सपोज मैं 3 व्यक्ति मान लेता हूं जो 8 से 10 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, सेम कुंडली होगी, सेम ही प्लेनेट बैठे होंगे, तो और सब भावों में सेम प्लेनेट बैठे होंगे, तो उनमें किस तरीके से मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा। अब मैं उस लग्न के नक्षत्र लॉर्ड पर चला जाऊंगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक नक्षत्र 8:53 तक आपका वो 53 मिनट रहता है, तो 8 से 8:53 तक आपका जो नक्षत्र होगा वो केतु का होगा। तो इस पहले पर्सन का जो इस ड्यूरेशन में पैदा होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु हुआ, इस ड्यूरेशन में पैदा हुआ उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस हुआ, और इस ड्यूरेशन में पैदा हुआ उसका नक्षत्र लॉर्ड आपका सन हो गया। मतलब उसके पैरामीटरों में देखिए हमने डिफरेंस करने में यहाँ पर कैपेबल हो गए तीनों के पैरामीटर्स के अंदर। तो नक्षत्र लॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, मगर अभी भी काम नहीं चला। 53 मिनट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 53 मिनट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इसको हम स्टार लॉर्ड बोलते हैं। तो कृष्णा मूर्ति जी ने क्या किया, सारी की सारी केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है ऑन सब लॉर्ड थ्योरी, सब लॉर्ड थ्योरी, ऑल केपी एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन सब लॉर्ड थ्योरी। सब लॉर्ड थ्योरी क्या है कि उन्होंने क्या किया, जैसे हमने एक राशि को 2.25 नक्षत्रों में डिवाइड किया, वन जोडिएक, पूरा जोडिएक जो है आपका जोडिएक, मैं सब लॉर्ड आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, चिंता मत करना। जोडिएक ऑफ 360 डिग्री is divided into 12 sign each of 30 degree, each of 30 degree, and 27 equal parts each of 13 degree 20 minute called नक्षत्र। तो पूरे जोड़िए को आपने 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है और 27 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है जिन्हें हम नक्षत्र बोलते हैं।
कृष्णामूर्ति जी की जो एस्ट्रोलॉजी थी पूरी सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड थी। इसको बोलते हैं स्टार लॉर्ड, यहाँ पर जो मैंने आपको निकालना बताया है। सूर्य स्टार लॉर्ड है, वीनस स्टार लॉर्ड है। अब इसको मैं कराऊंगा नहीं, केवल आपको वर्बली बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, वरना आपको लगेगा कि हम कुछ ज्यादा टफ चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको कि उन्होंने क्या किया कि जो एक नक्षत्र है उसको भी 9 पार्ट में डिवाइड किया। नक्षत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 9 पार्ट्स में, मगर इक्वल नहीं डिवाइड किया। नक्षत्र को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? देखिए, आप लोगों ने यदि किसी ने कैलकुलेट किया हो, एक महादशा के अंदर अंतरदशा है, महादशा आपने पढ़ी है, महादशा के अंदर अंतरदशा है। सभी प्लेनेट की अंतरदशाएं बराबर नहीं होती। सपोज मैं शुक्र की महादशा लूं तो शुक्र में सभी 9 ग्रहों की अंतरदशाएं इक्वल नहीं होती। किस रेशो में होती है? वो उनकी पूरी 120 ईयर की विंशोत्तरी दशा में वो जितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं उसी हिसाब से उनकी अंतरदशा होती है किसी भी एक महादशा के अंदर। जैसे मैं शुक्र की महादशा लूं 20 ईयर्स की, तो शुक्र की महादशा में आपका सबसे ज्यादा पोर्शन होगा अंतरदशा में खुद शुक्र का, और सबसे कम पोर्शन होगा आपका सूर्य का, क्योंकि सूर्य की जो महादशा है वो भी 120 ईयर में मिनिमम होती है। तो एक गिवन महादशा के अंदर सभी के सभी 9 प्लेनेट अपनी अंतरदशाओं में अनइक्वल ड्यूरेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी बेसिस पर कृष्णामूर्ति जी ने एक गिवन नक्षत्र को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 9 पार्ट्स में उसने अलग अलग प्लेनेट को अलग अलग हिस्सा दिया, और हिस्सा दिया एज पर विंशोत्तरी दशा। मतलब जिसकी ज्यादा विंशोत्तरी दशा होती है उसको 13 डिग्री 20 मिनट में से ज्यादा पोर्शन अलोकेट किया, और जिसकी कम विंशोत्तरी दशा होती है उसको 13 डिग्री 20 मिनट में से कम पोर्शन अलोकेट किया। और उन पोर्शंस को हम बोलते हैं सब। एक है आपका राशि, दूसरा है राशि का छोटा हिस्सा स्टार, फिर स्टार को भी हम 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसे हम सब बोलेंगे। सबके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। उसके बाद हम स्क्रिप्ट वगैरह सभी चीज पे आ जाएंगे। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें हर एक भाव की स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, हर एक प्लेनेट की स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। सभी के सभी 9 प्लेनेट की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, सभी के सभी 12 कस्प की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखना होता है? हमें हर एक प्लेनेट का साइन लॉर्ड पता होना चाहिए कि इस प्लेनेट का साइन लॉर्ड कौन है, हर एक प्लेनेट का स्टार लॉर्ड पता होना चाहिए, और हर एक प्लेनेट का सब लॉर्ड पता होना चाहिए। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए बस। इसी तरीके से हर एक भाव जहां से शुरू होता है उसे बोलते हैं कस्प। कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मिड कस्प को यूज करते हैं, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं कोई भी भाव कहां से शुरू हुआ। तो भाव जिस जगह से शुरू होता है उसे हम बोलते हैं भाव आरंभ या कस्प बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। उसकी भी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है कस्प की। तो वो जो जिस डिग्री पर है, जिस राशि में, उसके बेस पर कस्प का भी हम साइन लॉर्ड पता करते हैं, कस्प का भी स्टार लॉर्ड पता करते हैं, और कस्प का भी सब लॉर्ड पता करते हैं। ये जब चीजें हमें पता चल जाती हैं, ये पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो मैथमेटिकल पोर्शन केवल इसके अंदर इतना ही होता है। तो आपको कोई भी एक गिवन प्लेनेट दिया हुआ है, उसका आज की क्लास में मैंने बताया साइन लॉर्ड का क्या मतलब है, आज की क्लास में मैंने बताया उसके स्टार लॉर्ड का क्या मतलब है। अब आप उसको मल्टीपल वे से निकाल सकते हो, आपको जो भी वे आता हो उसको आप यूटिलाइज करिए। निकालना प्रैक्टिकली आपको नहीं पड़ेगा, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल होगा, मगर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टार लॉर्ड है इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि हम सीधा स्टार लॉर्ड बोलते हैं। अब हम एक स्टार को, एक नक्षत्र को भी 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सपोज एक नक्षत्र में भी वो प्लेनेट है, तो उसमें नक्षत्र में भी तो 13 डिग्री 20 मिनट में एक पर्टिकुलर डिग्री पर बैठा होगा वो। तो जिस पर्टिकुलर डिग्री पर बैठा हुआ है वो, उसकी डिग्री की भी एक सिग्निफिकेंस होगी। उसके बेस पर हम सब लॉर्ड और सब लॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें हम कमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं किसी के, तो वो हैंड रेज कर सकता है, और कोई भी कुछ भी पूछना है आपको बाय द वे अदर देन द दिस टॉपिक, क्योंकि मैंने आपके कोई क्वेश्चंस लिए नहीं थे, तो आप में से हैंड रेज कर सकता है यदि किसी के कोई भी डाउट्स हो तो। एनी अदर क्वेरीज? नो क्वेरीज? ओके देन, नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।
नमस्ते सर, ओके थैंक सर। यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर। मतलब कुछ समझ में नमस्ते आया सर। नहीं आया? नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तेज तो ज्यादा नहीं थी, स्पीड तो ज्यादा नहीं थी। नहीं सर, ठीक है। नहीं समझ में सर। आया? ओके ओके सही है सर, बढ़िया है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी।